Hello everyone. Welcome back to MV Classes Labor Law and HRM. Today we discuss about human resource accounting and audit. You know it is very important topic of human resource development. To start, let's ask fundamental question. If machine is listed as a asset or balance sheet, why aren't engineer operating? That is the core dilemma of HR try to solve. Because you know human being are assets. What is the process? Identify and measuring data about the human resource. Let's start what we will cover. We will cover content, HR accounting, cost based accounting and value based accounting. You can see HR accounting के methods हैं, ये approach हैं, इनके basis पे हम human की value को identify करते हैं. तो अब आप इसमें क्या देखोगे? HR अकाउंटिंग देखेंगे, ये हमारा पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 में आपका HR ऑडिट कवर होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स से. HR अकाउंटिंग क्या है? वैल्यू ऑफ पीपल. आपको पता है बैलेंस शीट बनाते हो, एसेट लायबिलिटी एवरीथिंग लिस्टेड इन बैलेंस शीट. व्हाई नॉट लिस्टेड ह्यूमन बीइंग? बस यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा HR अकाउंटिंग आया, जो कि वैल्यू ऑफ पीपल. क्या है? पुटिंग अ प्राइस टैग और ह्यूमन कैपिटल. क्योंकि ये क्या है, अब हमें देखो ह्यूमन, उस ह्यूमन की क्या वैल्यू है, ये हमारा HR अकाउंटिंग बताता है. अगर आप अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की बेसिस पे देखेंगे तो देखेंगे कि ये क्या है? आइडेंटिफाई मेजरिंग डाटा अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स. आइडेंटिफाई डेटा को मेजर करो ह्यूमन रिसोर्स को. देन मैंने आपको अभी पहले बताया था कि मशीन है, एक एसेट है बैलेंस शीट पे, तो वो इंजीनियर क्यों नहीं है? ये चीज को सॉल्व करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आया. एंड इसे हम क्या कह सकते हैं? एक तरह का वैल्यू आइडेंटिफाई हम मेजर कर सकते हैं थ्रू द अकाउंटिंग. इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? क्यों हम करते हैं? व्हाई डू वी नीड दिस? सो व्हाई वी गो थ्रू द ट्रबल अकाउंट फॉर पीपल, वी हैव 3 मेन ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट वन इज द cost monitoring. Cost monitoring, tracking how much we spend on acquiring or training people. अब इसमें हमें देखना है ना कि कितना हमने स्पेंड किया लोगों को ट्रेन करने के लिए, उनको रिक्रूट करने के लिए, उनको सेलेक्ट करने के लिए. इज कॉल्ड द कॉस्ट मॉनिटरिंग. मतलब यू कंट्रोल कर रहे हो उनके टैलेंट को. सेकेंड वन इज द वैल्यूएशन. वैल्यूएशन, वी एम टू पुट अ स्पेसिफिक मॉनिटरी वैल्यू ऑन वर्कफोर्स. अब आपने क्या किया, जो वर्कफोर्स है उसकी आपने मॉनिटरी वैल्यू आइडेंटिफाई करी. जैसे हमने अकाउंटिंग में पढ़ते तो उनकी कॉस्टिंग होती है. अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या पढ़ा आपने? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट में ह्यूमन की कॉस्टिंग, ह्यूमन की वैल्यू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. देन डिसीजन मेकिंग. यू कैन से डिसीजन मेकिंग ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है जो हेल्प करता है कि आपने जो डिसीजन लिया, जो न्यू पीपल को डिसाइड किया, न्यू पीपल हायर करने हैं या उनको जो पुराने हैं उनको ट्रेन करना है, ये भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बताता है. अब हम पढ़ेंगे अप्रोच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. आप एक ही वीडियो में आपको सारे अकाउंटिंग के सारे अप्रोचेस यहीं पे मिल जाएंगे. सो आप हमारे साथ लगे रहिए. और अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लाइव लिखिए. अप्रोच क्या है? आपको पता है 2 अप्रोच होते हैं हमारे, कॉस्ट बेसिस और वैल्यू बेसिस. ह्यूमन कैपिटल को आप कैसे कर सकते हो? कॉस्ट के बेसिस पे कर सकते हो या वैल्यू के बेसिस पे. अब हम पढ़ते हैं कॉस्ट. कॉस्ट बेस्ड अप्रोच में क्या हुआ? हाउ मच डिड वी स्पेंड, मतलब कॉस्ट हमने कितनी लगाई किसी भी ह्यूमन कैपिटल को एक्वायर करने में, उसको ट्रेन करने में हमें कितना लगा. तो एक्विजिशन कॉस्ट, यू कैन से रिक्रूटमेंट किया आपने, सिलेक्शन किया, हायरिंग किया, ये एक्विजिशन कॉस्ट हो गई. लर्निंग डेवलपमेंट, आपने ट्रेनिंग दी, ठीक है. और इसमें कैपिटलाइज एसेट्स जो आपने किया कि इतना कितना उनको यूज करने में, कितना उनको ट्रेन करने में किया. उसके बाद अपने एक्सपेंस हुए और उसके बाद एसेट वैल्यू ऑन बैलेंस शीट. मतलब सबसे पहले आपने एक्विजिशन कॉस्ट लगाया, लर्निंग डेवलपमेंट लगाया, एक्सपेंस लगाया और उनका कितना एसेट हुआ, यूजफुल कितना हुआ, उसके बेसिस पे आपने बैलेंस शीट में मेंशन किया. तो ये क्या है? कॉस्ट बेस्ड अप्रोच है कि हमने कितना स्पेंड किया. आप रियर व्यू मिरर कह सकते हैं कॉस्ट बेस को, क्योंकि ये लुकिंग करता है कि हाउ मच डिड वी स्पेंड. अब हम आते हैं, पहला क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल. हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल सबसे पहले आपको पता होना है, डेवलप्ड बाय ब्रूमेट एंड फाल्मोट एंड पायले. ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए.
एंड दिस ट्रीट ह्यूमन लाइक फिजिकल एसेट। ये कैसे करता है ह्यूमन फिजिकल, आप क्या करते हो इसमें सारी कॉस्ट जो आपने स्पेंड की, जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया रिक्रूट, सिलेक्शन, हायरिंग, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय, उसके बेसिस पे ये कॉस्ट को एनालिसिस करता है। अकाउंटिंग के बेसिस पे क्या किया, अब आपने क्या कैपिटलाइज कॉस्ट किया, उसकी अमोर्टाइज देखी, एक्सपेक्टेड कितनी है उस यूजफुल लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, उसके बेसिस पे आपने उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। एग्जाम टिप में अब आपने सोचो, एक बात बताओ, इफ द एम्प्लॉय लीव अर्ली द रिमेनिंग अमाउंट इज रिटर्न ऑफ एज एंड लॉस। अगर सपोज करो आपने इतना सारा उस पर स्पेंड किया, उसको रिक्रूट किया, सेलेक्ट किया, ट्रेनिंग किया, अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाए तो आप कैसे ट्रीट करोगे उसे, एज ए ट्रीटेड लॉस की तरह ट्रीट करोगे। ये डाउन साइड है और इससे क्या होता है, हाँ, और इसमें एक लूप होल भी है कि इग्नोर कर देता है करंट वैल्यू, ये सिर्फ पास्ट के बेसिस पे ही कॉस्ट को एनालिसिस करता है। लिमिटेशन क्या है, it look at or past cost, not the current value of person. Then next, replacement cost model. replacement cost model सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसने दिया था, हमारा रेंसिस लिकर्ट एंड एरिक फ्लामोल्ट। ये आपके ऑथर तो 100% पता होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग मॉडल में से आएगा क्या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में, कौन से कॉस्ट बेस्ड है, कौन से वैल्यू बेस्ड है। कॉस्ट बेसिस में अच्छा पहला किसने दिया था, हिस्ट्री वाला, एंड हिस्ट्री वाला आपको पता है 3 ऑथर ने दिया था आपका, ब्रूमेट, फ्लूमज एंड पायले, एंड रिप्लेसमेंट किसने किया, रेंसिस लिकर्ट एंड एरिक फाल्मोज ने इसे अप्रूव किया। देन कंसेप्ट क्या है, अगर सपोज करो इफ आई हैड टू, अगर रिप्लेसमेंट, अगर हमें कोई पर्टिकुलर कोई मैनेजर वर्क कर रहा है, अगर उसको रिप्लेस करके दूसरा हायर करना है, तो हमारी उसके डिफरेंस में जो गैप है, जो कॉस्ट लगेगी, उसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर जैसे इसमें बोला इफ आई हैड टू फायर माय मार्केटिंग मैनेजर टुडे एंड हायर ए न्यू वन द एग्जैक्ट सेम स्किल, हाउ मच वुड इट कॉस्ट, इट्स कॉल्ड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल। दिस इंक्लूड क्या करता है, एक्वायरिंग न्यू पर्सन प्लस कॉस्ट ऑफ सेपरेशन फायरिंग, जो नए पर्सन में कॉस्ट लगी और जो आपका पहले की जो फायरिंग किया उसमें जो आपका कॉस्ट लगा, उसे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल कहते हैं। ये बहुत रियलिस्टिक है बिकॉज इससे रिफ्लेक्ट करता है करंट मार्केट प्राइस को। जैसे अभी हमने हिस्टोरिकल देखा वो पास्ट बेस्ड है, ये क्या देखता है, करंट मार्केट प्राइसेस को। लिमिटेशन क्या है, सब्जेक्टिव है, फाइंड एंड एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट, आप एक पर्सन का डुप्लीकेट तो कभी फाइंड कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। हाँ, सिमिलरिटी में जा सकते हो, लेकिन ये थोड़ी इसका हमारा क्या है, इसकी लिमिटेशन है। तो हमने कॉस्ट बेस में क्या पढ़े, 2 हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल पढ़ा। सेकेंड, वैल्यू बेस्ड अप्रोच टू एचआरए। अब क्या है, अच्छा हमने कॉस्ट तो हमें पता है ह्यूमन की, हम कभी कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते, तो अब हम आए नए कंसेप्ट पे जो वैल्यू के बेसिस पे हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं। पहला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग, जो फ्यूचर में हम अर्न कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। एक मॉडल ये है जो कि ये दिया था लेव एंड स्क्वार्ट ने। दूसरा मॉडल क्या था, स्टोकेस्टिक रिवॉर्ड वॉल्यूशन, ये फाल्मोज ने दिया था। और ये क्या था, ये क्या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल था करियर मूवमेंट एंड सर्विस स्टेट पे। अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन है, आप आगे करियर में कौन सी पोजीशन पे जाओगे उसके बेसिस पे वो अकाउंटिंग करते हैं, बट इस प्रोबेबिलिटी टाइप का है। तीसरा है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल, हेंकमिन एंड जोनस ने दिया था, और इसने कहता है इंटरनेट बिडिंग फॉर स्केर्स टैलेंट। जब आपको पता है कोई लिमिटेशन होती है, कोई स्केर्सिटी होती है टैलेंट की, जब आप बिडिंग करते हो तो जो वो कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। एंड फोर्थ है अनपरचेज गुडविल मॉडल, जो कि अनपरचेज गुडविल मतलब एक्सेस कंपनी प्रॉफिट अट्रीब्यूट टू ह्यूमन एसेट। तो इस तरीके से हम इन चारों को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पहला है लेव स्टुअर्ट मॉडल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल, आपको पता है वाइडली डिस्कस्ड इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इक्विट वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय फ्यूचर अर्निंग। ये क्या करता है, प्रेजेंट पे देखता है कि उसकी जो फ्यूचर अर्निंग आएगी क्या वो आज की प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल है या नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग। देन मैकेनिज्म करता कैसे है, फर्स्ट डिटरमाइन द एम्प्लॉय करंट एज एंड लाइकली रिटायरमेंट एज, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि करंट एज क्या है, वो कब तक काम करेगा। जैसे कोई इंसान 30 ईयर का है, वो 60 ईयर तक काम करेगा, तो उसके जो गैप है वो 30 ईयर का है। तो पहली बार तो आपको ये करना पड़ेगा, डिटरमाइन करेगा। सेकंड आपको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट देयर एवरेज
एनुअल अर्निंग अप टू रिटायरमेंट, कितना एनुअल अर्निंग होगी अप टू रिटायरमेंट के बेसिस पे। देन अप्लाई ए डिस्काउंट रेट। आप क्या करते हो, यूजली कंपनी कॉस्ट कैपिटल कैलकुलेट व्हाट दोज फ्यूचर अर्निंग आर वर्थ टुडे मनी। फ्यूचर में जो आप करोगे क्या वो आज के लिए वर्थ इट है या नहीं, तो आप डिस्काउंट रेट अप्लाई कर देते हो। फॉर्मूला क्या है, आपने कहा कि फ्यूचर सैलरी को कैसे कैलकुलेट करोगे आप, एम्प्लॉय रिटायरमेंट एज के बेसिस पे डिस्काउंट करो प्रेजेंट वैल्यू एक स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट पे, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट पे। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग निकाल लेते हैं। हालांकि एग्जाम में फॉर्मूला तो नहीं पूछता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसने दिया है और इसका नाम क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंट यू कैन कैलकुलेट। पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डेटा यूज करता है, क्योंकि जैसे आपकी सैलरी होगी, स्केल्स हो गए, कौन सी स्केल पे क्या एज है, क्या रिटायरमेंट है, इसके बेसिस पे ये आपको कैलकुलेट करता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी पॉपुलर इन वैल्यू बेस्ड मेथड। नेक्स्ट है फ्लाम होल्ड स्टोकेस्टिक रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल। कंसेप्ट क्या है इसका, ये बहुत रियलिस्टिक है, डायनामिक मॉडल है, रिकॉग्नाइज करता है एम्प्लॉय मूव थ्रू द डिफरेंट रोल, क्योंकि उसको पता है कि आज अगर वो सेल्समैन है तो कल सीनियर सेल्स मैनेजर बनेगा, फिर सीनियर सेल्स मैनेजर बनेगा, हो सकता है फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बन जाए। तो ये एक डायनामिक रियलिस्टिक है, प्रोबेबिलिस्टिक है, 100% श्योरिटी नहीं है। स्टोकेस्टिक का मीन्स ही होता है रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक, मे बी पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या है, उसके बेसिस पे हम वैल्यूएशन करते हैं। तो इसमें क्या है, मैकेनिज्म क्या होगी इसकी, सबसे पहले आइडेंटिफाई डिफरेंट सर्विस स्टेट। अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सर्विस स्टेट और प्रोबेबिलिटी कौन से मॉडल से रिलेटेड है, तो आपको पता होगा कि ये हमारा है रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल, जो कि फ्लाम स्टोकेस्टिक ने दिया है। अब आपको पता है कि डिफरेंट सर्विस स्टेट से जाएगा, रोल और पोजीशन होंगी कंपनी, उनके बेसिस पे ये मूव करेगा। देन डिटरमाइन करो हर सर्विस स्टेट का, पहले सेल्स पर्सन है, फिर वो सेल्स मैनेजर बना, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बना, उसके बेसिस पे हमने वैल्यू को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। देन एस्टिमेट किया प्रोबेबिलिटी एम्प्लॉय विल ऑक्यूपाई ईच स्टेट एट द फ्यूचर पॉइंट इन टाइम। अब उसके बेसिस पे हमने एस्टिमेट किया, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी की दी गई, उसको मतलब रैंडमली आपने कैलकुलेट किया कि यस इस स्टेट पे ये फ्यूचर पॉइंट में यहाँ पे ये जा सकता है और मे बी ये क्विट भी कर सकता है। Employee value is expected value all possible future role they might hold discounted to present value। इसमें क्या आपको कीवर्ड याद रखना है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे है कि इसकी प्रोबेबिलिटी है मे बी वो ज्वाइन भी करे और मे बी वो क्विट भी करे, ठीक है। उसके बेसिस पे आप उसकी वैल्यू को करते हो। इसमें सर्विस स्टेट है, सर्विस स्टेट का मतलब वो जो रोल है, जो पोजीशन है, वो हमारे इसमें कहलाते हैं। तो ये हमारा सेकंड मॉडल है। अब हम आते हैं थर्ड मॉडल की तरफ। मीन जोन्स जिसने दिया था ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल एक गैप को ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन कॉस्ट एंड वैल्यू। अब देखो वैल्यू बेस्ड ऑन स्कैरिसिटी, इसकी वैल्यू किसके बेसिस पे, जहां स्कैरिसिटी हो, जहां आपकी लिमिटेशन हो, उसके बेसिस पे ये काम करता है। देन द कंसेप्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ एम्प्लॉइज डिटरमाइन व्हाट अदर डिपार्टमेंट विद इन द सेम कंपनी वुड बी विलिंग। सपोज मैं ये कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं एज एचआर मैनेजर हूँ, और दूसरी ही कंपनी में, या फिर आप कह सकते हो दूसरे डिपार्टमेंट में मेरी नीड है, मेरे पास ऐसी एक्सपर्टीज है जो किसी के पास नहीं है। तो अब आपने क्या किया, अब दूसरी कंपनी ने जो बिड लगाया, सपोज आई एम अर्निंग 40,000 पर मंथ, लेकिन दूसरी कंपनी मुझे चाहती है हायर करना 50,000 में, तो जो ये 10,000 है ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अगर आप सर्विस को सिक्योर करने के लिए वो आपकी बिड करते हैं, तो ये एक तरह का बिड कंसेप्ट है। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब होती है, जब स्कैरिसिटी होती है रिसोर्सेज की, जब आप अपनी पोजीशन को सेक्रीफाइस करके जब दूसरी जगह जाते हो, तो जो उसका गैप होता है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले इंटरनेट मार्केट इस्टेब्लिश्ड इन इंटरनेट मार्केट फॉर टैलेंट के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वैल्यू सेक्रीफाइस बाय वन डिपार्टमेंट व्हेन द एम्प्लॉइज असाइन टू अदर। जो उसने जो वैल्यू सेक्रीफाइस करी एक डिपार्टमेंट में, जब वो दूसरे एम्प्लॉय के लिए असाइन किया गया, दैट्स कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज मैं आज वर्क कर रही हूँ एचआर मैनेजर और दूसरे डिपार्टमेंट में जा रही हूँ, तो जहां मैं वर्क कर रही थी जो उसने सेक्रीफाइस किया उसे ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। देन बेस्ट यूजेस केसेस क्या है, हाईली स्पेशलाइज होता है, स्केर्स टैलेंट, जब आपको पता है कि सप्लाई डिमांड का ही पूरा सिस्टम चलता है, तो जब आपको पता है डिमांड बहुत हाई है, सप्लाई बहुत रेयर है ही नहीं,
तो आप क्या करते हो, जब इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल को यूज करते हो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज करोगे, एक डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वर्किंग है लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में उसकी नीड है, तो जो पहला डिपार्टमेंट है उसने जो सेक्रीफाइस किया वो कॉल करेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब आता है हर्मनसन अनपरचेज गुडविल मॉडल। इस मॉडल में क्या है, एक मैक्रो लेवल अप्रोच है जिसमें हम ट्राई करते हैं वैल्यू का एंटायर वर्कफोर्स रेदर दैन इंडिविजुअल, पूरी वर्कफोर्स को लेके हम इसमें वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका है कि अगर उसकी कंपनी कोई सुपर प्रॉफिट क्रिएट कर रही है जो ही हायर देन है इंडस्ट्री एवरेज को, तो वो अब एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते ना मशीन के द्वारा, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया वो कहाँ से आया, सुपीरियर ह्यूमन रिसोर्सेज के बेसिस पे। तो इफ ए कंपनी जनरेट हायर प्रॉफिट देन द इंडस्ट्री एवरेज, द एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय टेंजिबल एसेट, so then we consider as a super profit must be due to the superior quality of human resource. That's why it's called the Hermansen unpurchased goodwill model. Mechanism क्या है, present value of this future super profit, present value क्या है super profit की, then calculate करेंगे और attribute to the human resource asset on the balance sheet as a unpurchased goodwill. ठीक है, ये समझ में आ गया। ये ऐसे दिखता है, ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, ये मैक्रो लेवल पे है, मतलब ये बहुत वाइड लेवल पे है और ये पूरी एंटायर वर्कफोर्स की तरह एक अकाउंटिंग दिखता है। और इसका ये है कि अगर कहीं से भी प्रॉफिट आ रहा है तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये हमारी वर्कफोर्स से आ रहा है। अब उस वर्कफोर्स ने कितना सुपर प्रॉफिट अर्न किया उसके बेसिस पे ये उसे कैलकुलेट करता है। डेट्स व्हाई इज कॉल्ड द अनपरचेज गुडविल, मतलब उसने अनपरचेज, अब खरीद नहीं सकते उस चीज को, पर ये अपना काम कर रहे हैं। ये है हमारा जग्गी एंड ल्यू मॉडल 1974 में, जो कि वैल्यूएशन ऑन ग्रुप बेसिस, जो पहला हमने पढ़ा वो था एंटायर वर्कफोर्स, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप के बेसिस पे। उन्होंने बोला कि किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को रियली में प्रिडिक्ट करना बहुत हार्ड है, ठीक है, लेकिन हम ग्रुप को कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन ग्रुप रेदर देन इंडिविजुअल, इसने क्या किया, वैल्यूएशन की ग्रुप की, इंडिविजुअल की नहीं करी, क्योंकि इंडिविजुअल में आप कैसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एक कंपनी में बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं। ऑन द प्रेमाइस दैट ग्रुप बिहेवियर इज प्रेडिक्टेबल, लॉ ऑफ लार्ज नंबर, क्योंकि आप देखते हो जब ग्रुप ऑफ बिहेवियर का एक जैसा कैसा नेचर आया तो वो प्रेडिक्टेबल है रेदर देन द इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर ऐसा नहीं है। मेथोडोलॉजी क्या है, सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड एम्प्लॉय इन द होमोजेनियस ग्रुप, रैंक के बेसिस पर कर सकते हो या डिवीजन के बेसिस पर कर सकते हो, क्योंकि हम इसमें ग्रुप के बेसिस पर काउंटिंग कर रहे हैं। देन स्टेप बी क्या है, एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय रिमेनिंग इन द ग्रुप। अब हमने उसमें प्रोबेबिलिटी भी देखी कि कौन इस ग्रुप में रहेगा, सर्वाइवल रेट यूजिंग एक्चुअरियल हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे। अब हमने ये भी देख लिया। देन स्टेप सी, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कंट्रीब्यूशन। ये हमारे हो गए मॉडल्स। अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं इसके बेसिस पे। पहला क्या है हमारा, हमने अभी याद किया, ये क्या है, वैल्यू बेस्ड मॉडल है। लॉ एंड स्क्वीज ने दिया था, इन्होंने बोला फ्यूचर सैलरी, एज और रिटायरमेंट के बेसिस पे करते हैं। और इसमें क्या है, बेनिफिट क्या है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, सैलरी है, एज है, रिटायरमेंट है। वीकनेस क्या है कि हम सिर्फ सैलरी को ही टोटल वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला मॉडल था, फ्यूचर अर्निंग वाला। दूसरा है फार्मोट स्टॉकिस्ट, जिसे प्रोबेबिलिटी मॉडल कहते हैं, जिसके बेसिस पे प्रोबेबिलिस्टिक करियर पाथ हो सकता है आपका, प्रोबेबिलिटी में आप क्या करियर पाथ हो सकता है बहुत पॉजिटिव भी हो, आप हायर तक जाएं, हो सकता है आप क्विट भी करें। ये ज्यादा रियलिस्टिक है बिकॉज अकाउंट फॉर टर्नओवर में यूज किया जाता है। ये हाईली कॉम्प्लेक्स है, रिक्वायर मासिव, इसके लिए बहुत ज्यादा हमें डेटा चाहिए होता है। देन थर्ड है हमारा हैकिमिन जोन्स, ये इंटरनल स्कैरिसिटी, जब विद इन कंपनी कोई स्कैरिसिटी आ जाती है, टैलेंटेड होता है इंसान लेकिन उसके लोग नहीं होते हैं, जब हम बिडिंग करते हैं। गुड फॉर अलोकेटिंग रेयर टैलेंट एंड यूजफुल फॉर नॉन स्कैरिसी एम्प्लॉय, मतलब यूजलेस है, जब आपके पास बहुत सारे वर्क है तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। हरमनसन ने गुडविल अनपरचेज मॉडल दिया सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। ये क्या करता है, एचआर को ही लिंक करता है। जब आपका जो आपका कंपनी है वो इंडस्ट्री का एवरेज परफॉर्मेंस से ज्यादा परफॉर्म करता है, तो ये क्या करता है, एचआर को लिंक करता है इसे। क्योंकि इसकी वीकनेस क्या है, क्योंकि हार्ड है, हम एचआर का स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट से आइसोलेट नहीं कर सकते। डेट्स व्हाई दिस कॉल द गुडविल पर अनपरचेज मॉडल। तो ये हमारे क्या थे, वैल्यू बेस्ड मॉडल थे। देन एचआर इन इंडिया,
अगर हम बात करें तो HRA पहली बात तो इंडिया में हमारा मैंडेटरी नहीं है अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन पॉइनर अब है नहीं, लेकिन हमारा ये पॉइनर कौन है, बेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इंट्रोड्यूस किया था 1970 में। तो ये आपको पता होना चाहिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इन्फोसिस एक फर्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू कर रही है। इसने लैब एंड स्क्रूजेट जो प्रेजेंट फ्यूचर अर्निंग वैल्यू मॉडल यूज किया है, तो ये इन्फोसिस कंपनी है। Then SAIL, ONGC, NTPC have also adopted HRA for internal reporting। मतलब अब जो हमारे PSU हैं वो अब इस मॉडल को यूज कर रही हैं। वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं कॉस्ट एंड वैल्यू, क्योंकि आज हमने क्या पढ़ा, HR अकाउंटिंग पढ़ी। HR अकाउंटिंग के दो ही अप्रोच पढ़े, कॉस्ट बेस्ड मॉडल एंड वैल्यू वाइज मॉडल। कॉस्ट बेज में हमने दो पढ़े, हिस्टोरिकल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसमें हमने 4 पढ़े। ठीक है, प्राइमरी फोकस किस पे रहता है, हिस्टोरिकल इनपुट पे। वैल्यू बेस में किस पे रहता है, फ्यूचर आउटपुट पे। ये आपको क्विक अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इस स्लाइड से कर सकते हैं। की डेटा सोर्स क्या होता है, रिकॉर्डिंग, इनवॉइस, पेरोल, एंड इसमें क्या होता है, सैलरी प्रोजेक्शन। हमने पढ़ा है ना, जैसे फ्यूचर में उसका क्या सर्विसेज स्टेट होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होंगी, क्या उसका सैलरी होगा रिटायरमेंट तक, इसके बेसिस पे हम इसे प्रिडिक्ट करते हैं। नेचर ऑफ डाटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वेरीफाइबल होता है, हार्ड डेट। हम इसमें ऑब्जेक्टिव वेरीफाइबल है और हम इसमें कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव है। और ये सॉफ्ट डेटा है, ये हार्ड डेटा है, इसको कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन इसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट एम्प्लॉय लाइक एज ए फिजिकल एसेट डेट डिप्रिसिएट, हम ऐसे फिजिकल एसेट की तरह काम करते हैं कि वो डिप्रिसिएट, जैसे कि एक टाइम बाद उनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। लेकिन हम इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, लाइक अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डेट अप्रिसिएट, हम इसे अप्रिसिएट करते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, जितना हम इन पे खर्च करेंगे उतना ही हमारा रिटर्न आएगा। मेन एडवांटेज क्या है, इजी टू कैलकुलेट है, एक्सेप्टेड बाई स्टैंडर्ड है, ये प्रोवाइड रियलिस्टिक व्यू ऑफ ट्रू वर्थ, ये ट्रू वर्थ देती है, ये मेन एडवांटेज है। मेन डिसएडवांटेज क्या है, इग्नोर एक्सपीरियंस वैल्यू, क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इसमें हम टैलेंट को भी अंडर वैल्यू करते हैं, क्योंकि जो हमने परचेजिंग सैलरी, जो परचेजिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग में जो कॉस्ट लगाई होती है सिर्फ हम उसे मेजर करते हैं। लेकिन वैल्यू वेज क्या है, हाईली स्पेकुलेटिव, कॉम्प्लेक्स टू वेरीफाई है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, ये बहुत स्पेकुलेटिव होता है, कॉम्प्लेक्स है, हम इसे वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। देन थैंक यू। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो HR अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसा वाइटल टूल है शिफ्टिंग आप माइंडसेट पीपल एज ए कॉस्ट, एज ए पीपल एज ए एसेट, कॉस्ट से एसेट की तरह ले गया, लेकिन हम यूजिंग करें कॉस्ट या वैल्यू मॉडल, गोल क्या रहेगा हमारा, सेम, मेक बेटर डिसीजन अबाउट आर मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्सेज। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब पार्ट 2 में हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट।